ये कहानी उस समय की है जब समय का चक्र हरिधान नाम के एक शांत गांव के लिए जैसे ठहर सा गया था। गांव की पगडंडियों पर कभी खुशहाली की धूल उड़ती थी, पर अब वहां केवल सूखे की दरारें थीं। इसी गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक अत्यंत सीधा और कर्मठ किसान रहता था। रामलाल का जीवन दुखों की धूप और सुख की छांव के बीच झूल रहा था। कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी उसे और उसकी नन्ही बेटी मीरा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। रामलाल के लिए मीरा केवल उसकी बेटी नहीं, बल्कि जीने की आखिरी उम्मीद थी। पत्नी की मृत्यु के बाद घर की चौखट लांघकर बाहर का काम करना और फिर घर लौटकर चूल्हा जलाना, ये दोनों जिम्मेदारियां रामलाल के कंधों पर आ गिरी थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। पर उस साल आसमान से आग बरसी। मानसून ने गांव से मुंह मोड़ लिया और रामलाल की हरी भरी फसल देखते ही देखते पीली पड़कर राख हो गई। खेत वीरान हुए तो घर की बरकत भी चली गई। रामलाल की जमा पूंजी खत्म होने लगी और नौबत यहाँ तक आ गई कि मीरा के स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं बचे। एक शाम रामलाल टूटी हुई खटिया पर बैठा शून्य को ताक रहा था। उसकी आंखों में भविष्य का अंधेरा साफ दिख रहा था। तभी मीरा ने उसके पास आकर पूछा, पिताजी, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। क्या हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं? रामलाल ने भारी मन से उसे अपनी लाचारी बताई। मीरा ने काम करने की इच्छा जताई, पर एक पिता का स्वाभिमान अपनी बेटी की पढ़ाई कुर्बान करने को तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि चाहे उसे अपना आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़े, पर वो मीरा का भविष्य नहीं बिगड़ने देगा। अगली सुबह रामलाल भारी कदमों से धनीराम सेठ की हवेली की ओर बढ़ा। धनीराम गांव का वो दीमक था जो धीरे धीरे किसानों की जमीनें चाट रहा था। वो ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देता और जब किसान जाल में फंस जाता तो उसकी जमीन हड़प लेता। जब रामलाल ने अपनी व्यथा सुनाई तो धनीराम की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, रामलाल की वो उपजाऊ जमीन अब दूर नहीं। उसने शर्त रखी, पैसे मिल जाएंगे, पर समय पर ना लौटाने की सूरत में घर और खेत दोनों सेठ के नाम हो जाएंगे। विवश रामलाल ने कांप के हाथों से समझौते पर दस्तखत कर दिए। कर्ज के पैसों से रामलाल ने पहले मीरा की फीस भरी और फिर एक नई शुरुआत की। उसने हार नहीं मानी और उन पैसों से मंडी से ताजी सब्जियां लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। सुबह के 4 बजे उठना, मंडी जाना और फिर दिन भर धूप में खड़े होकर चिल्लाना रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और ताजी सब्जियों के कायल हो गए। रामलाल को तरक्की करते देख गांव का एक अन्य किसान श्याम, जो स्वभाव से बेहद ईर्ष्यालु था, जल भुन गया। श्याम की नजर भी रामलाल की जमीन पर थी। उसने देखा कि अगर इसी रफ्तार से रामलाल ने सब्जियां बेची तो वो 1 महीने के भीतर सेठ का कर्ज उतार देगा। श्याम तुरंत धनीराम सेठ के पास पहुंचा और उसे भड़काते हुए बोला, सेठ जी, आप खुशफहमी में हैं। रामलाल तो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसने सब्जी का ऐसा काम जमाया है कि वो कुछ ही दिनों में आपका पैसा ब्याज समेत आपकी छाती पर फेंक कर मारेगा। फिर जमीन हाथ से निकल जाएगी। धनीराम परेशान हो गया। फिर क्या रास्ता है श्याम भाई? दोनों ने मिलकर एक घिनौनी योजना बनाई। तय ये हुआ कि धनीराम रामलाल को दबाव देगा कि वो सारी रकम किस्तों में नहीं बल्कि एक साथ दे, और जिस रात रामलाल पूरी रकम इकट्ठा कर लेगा, शाम उसके घर में घुसकर चोरी कर लेगा। पैसा ना होने पर सेठ कानूनन उसकी जमीन छीन लेगा। एक शाम जब रामलाल बाजार से लौट रहा था, उसने धनीराम और श्याम को एक पीपल के पेड़ के नीचे रहस्यमयी तरीके से बात करते देखा। रामलाल ने सावधानी से छिपकर उनकी पूरी बातें सुनी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान किसी की मजबूरी का ऐसा फायदा उठा सकता है। वो बदहवास होकर घर पहुंचा। मीरा ने जब पिता का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने तुरंत भांप लिया कि बात गंभीर है। रामलाल ने जब पूरी साजिश बताई तो मीरा की आंखों में डर के बजाय एक चमक कौंधी। पिताजी, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिरते हैं। अब खेल हमारे हिसाब से चलेगा। मीरा ने एक बहुत ही सूझबूझ वाली योजना बनाई।
उसने बाजार से बच्चों के खेलने वाले नकली नोटों की गड्डियां मंगवाई और उन्हें एक पोटली में भरकर अपनी अलमारी में रख दिया। असली पैसे उसने एक पुराने मटके में भरकर रसोई की जमीन के नीचे गाड़ दिए। उस रात जब गांव सो रहा था, शाम काली चादर ओढ़कर रामलाल के घर में पीछे के रास्ते से घुसा। उसने अलमारी खोली और उसे वही पोटली मिल गई। नोटों की मोटाई देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। उसने बिना गिने वो पोटली उठाई और धनीराम के पास जाकर उसे सौंप दी। धनीराम ने भी लालच में आकर बिना जांचे उन नकली नोटों को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। अगले दिन सूरज चढ़ते ही धनीराम धड़धड़ाते हुए रामलाल, उसके साथ श्याम भी था जो तमाशा देखने आया था। धनीराम चिल्लाया, रामलाल बाहर निकल, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरा सारा हिसाब अभी चुकता कर। रामलाल बाहर आया और घबराहट का नाटक करते हुए बोला, सेठ जी अभी? पर मैंने तो कहा था कि 2 दिन बाद दूंगा। नहीं, मुझे आज और अभी चाहिए, वरना कागज तैयार हैं, घर खाली करो। धनीराम ने धमकाया। रामलाल अंदर गया और थोड़ी देर बाद सिर पीटते हुए बाहर निकला। सेठ जी, लुट गया मैं तो। मेरी अलमारी में रखे सारे पैसे चोरी हो गए। अब मेरा क्या होगा? ये जमीन ही मेरे पास जाने के लिए एकमात्र सहारा है सेठ जी। धनीराम और श्याम एक दूसरे को देखकर मन मन मुस्कुराए। धनीराम ने कड़ाई से कहा, ये तुम्हारा नाटक है। पैसे नहीं है तो अंगूठा लगाओ और जमीन मेरे नाम करो। मैंने पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था। अब जल्दी कर और ये घर से निकल जा। अब ये जमीन और घर मेरा हुआ कानूनी तौर पर। जल्दी कर, लगा अंगूठा। तेरा नाटक देखने का वक्त नहीं है मेरे पास। तभी मीरा हाथ में एक थैली लेकर बाहर आई और शांति से बोली, पिताजी, आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। आजकल गांव में बहुत चोरी हो रही थी, तो मैंने कल रात चोरों के डर से मैंने ही अलमारी से पैसे निकालकर अपनी पढ़ाई की मेज में छुपा दिए थे। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये लीजिए सेठ जी, आपके पूरे पैसे ब्याज सहित। मीरा ने जब नोटों की गड्डियां धनीराम के हाथ में थमाई तो सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हाथों से नोट गिने। वे असली थे। धनीराम का गला सूख गया। उसने मन ही मन सोचा, ये भगवान, अगर ये असली पैसे हैं तो फिर रात को शाम ने क्या चुराया था? और अब तो जमीन और इज्जत दोनों गए। रामलाल ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी और गरजते हुए बोला, क्या हुआ सेठ जी, चौंक गए? आप यही सोच रहे हैं ना कि जो पैसे आपके पास तिजोरी में रखे हैं वे कहां से आए? सेठ जी, वे तो कागज के टुकड़े हैं। मैंने आप दोनों की कल की बातें सुन ली थी। श्याम भाई ने जो चुराया वे मेरी बेटी की बुद्धिमानी का जाल था। आपको मेरी जमीन चाहिए थी ना, पर अब आपको न मेरी जमीन मिलेगी न इज्जत। किसी मजबूर की मदद करने की जगह आप उसकी जमीन ही उससे लेना चाहते थे। गांव वाले भी वहां जमा हो चुके थे। धनीराम और श्याम की गर्दनें शर्म से झुक गईं। गांव के पंचों ने धनीराम को फटकार लगाई और रामलाल की ईमानदारी की सराहना की। रामलाल ने अपना कर्ज उतार दिया और अपनी जमीन को बचा लिया। इस घटना ने पूरे गांव को सिखा दिया कि गरीबी इंसान को कमजोर बना सकती है, पर अगर साहस और सूझबूझ साथ हो तो बड़ी से बड़ी साजिश को भी नाकाम किया जा सकता है। रामलाल और मीरा का रिश्ता और भी गहरा हो गया और हरिधान गांव में अब मेहनत और बुद्धिमानी की नई मिसाल दी जाने लगी।